Good morning to all. I, Sumit Chaurasia, Associate Professor, Sagar Institute of Research, Technology and Science Pharmacy, Bhopal. Uh, Today I am discussing about the short review of pharmaceutical jurisprudence. Subject code is BP 505. Uh, uh, Today I am discussing about Pharmacy, Drug and Pharmacy Act 1940, uh, Drug and Magic Remedies Act 1954, and Narcotic Psychotropic Act 1985 and Termination of Pregnancy Act 1971. So before starting the lecture, uh, I would like to share about some short review about jurisprudence. Pharmaceutical jurisprudence is the subject which deal with rules, regulation, act, norms, and law, ethics, which are used for in pharmaceutical industry and pharmacy profession. So the first topic is Drug and Cosmetic Act. So what do you mean by Drug and Cosmetic Act? We cover in this topic introduction, objective, terminology, schedules, provision of some act which are required for to easy conduction of Drug and Cosmetic Act, amendment, and some form number which are used in Drug and Cosmetic Act for import, export, and sell manufacturing of the drug. Actual Drug and Cosmetic Act formed in 1940. The main objective of Drug and Cosmetic Act for import, manufacturing, distribution, and sell the drug and cosmetics. Drug and cosmetic is a very sensible and sensitive material for sale, manufacturing or distribution. That's why the government of India or government make the law and ethics for to sell, manufacturing and distribution of the drug. जनरली ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को बनाने के पीछे सबसे इम्पोर्टेंट रोल था कि जो हमारे फार्मेसी प्रोफेशन में मेडिसिन सेल, डिस्ट्रीब्यूट और मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो किस कैटेगरी की ड्रग हम सेल, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और किस कैटेगरी की ड्रग को हम सेल, मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मैटर होता है क्वालिटी का। एक्चुअल में जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है वो 1940 में बना था। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो 1940 में पास हुआ था, और इसका जो रूल्स था ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का वो आया था 1945 में। जनरली एक्ट को रेगुलेट करने के पीछे मेन वजह थी कि हमारे इंडिया में जो भी हम ड्रग्स को इंपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो किस कैटेगरी की होना चाहिए। पहली चीज, वो स्पूरियस और सब स्टैंडर्ड ड्रग नहीं होना चाहिए, मिस ब्रांडेड ड्रग नहीं होना चाहिए, एडल्ट्रेटेड ड्रग नहीं होना चाहिए। अगर इन कैटेगरी की ड्रग है तो हम इसको सेल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। और अब ड्रग क्या है? ड्रग एक ऐसी मेडिसिन है जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल यूज के लिए हम यूज करते हैं ह्यूमन और एनिमल बीइंग में। कॉस्मेटिक कॉस्मेटिक एक ऐसा आर्टिकल होता है जिसको हम यूज करते हैं, रब करते हैं, पोर करते हैं और यूज करते हैं ब्यूटीफाइंग एजेंट के रूप में। मिस ब्रांडेड का मतलब होता है ऐसी मेडिसिन जिसका कलर और कोटिंग जिसकी डैमेज हो जाए, वो मिस ब्रांडेड ड्रग की कैटेगरी में आ जाते हैं। और जो एडल्ट्रेटेड ड्रग होती है, एडल्ट्रेटेड ड्रग जनरली एक ऐसी कैटेगरी की ड्रग होती है जिसमें हम जो है लो कैटेगरी की ड्रग को हाई कैटेगरी की और हाई क्वालिटी की, या लो क्वालिटी की ड्रग को हाई क्वालिटी की ड्रग के साथ में मिक्स करके और हम सेल कर देते हैं फॉर टू अर्न मोर प्रॉफिट। ये बहुत हार्मफुल होती है एडल्ट्रेटेड ड्रग, क्योंकि ये स्टैंडर्ड वाइज और क्वालिटी वाइज उतनी अच्छी नहीं होती। इसीलिए एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट हम जो है एडल्ट्रेटेड ड्रग को मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं कर सकते।
जिसके लिए गवर्नमेंट ने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बनाया है जनरली। अब स्पूरियस ड्रग जो है वो ऐसी ड्रग होती है जो इंपोर्ट होती है, एक जैसे नाम होते हैं, थोड़ा बस उसमें डिफरेंस होता है, जो अनदर ड्रग को के नाम को बिलोंग करती है। उसका जो है कंपोजिशन आपको सेम लगेगा, लेकिन उसका जो ब्रांड नेम है वो एक जैसे होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये स्पूरियस ड्रग होती है। अब जनरली जो हमारा प्रोविजन बना हुआ है एक्ट का, इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, सेल और लेबलिंग एंड पैकेजिंग, हर ड्रग को हम अलग अलग तरीके से इंपोर्ट करते हैं। जैसे नारकोटिक साइकोट्रॉपिक के लिए सर्टेन प्रोविजन वाली ड्रग होती है। बायोलॉजिकल ड्रग जो होती है, जिनमें ब्लड प्रोडक्ट होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं, हमारा सेरा होते हैं, वैक्सीन्स होती है, इनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने अलग रूल्स रेगुलेशन बनाए। मैन्युफैक्चरिंग, हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए गवर्नमेंट से स्पेशल हमें परमिशन मिलती है। जैसे अगर हम ओपाइड मेडिसिन को यूज करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नारकोटिक कमिश्नर से हमें परमिशन लेना पड़ता है से मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। अगर हम अगर हम अल्कोहल यूज कर रहे हैं तो उसके लिए बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग के लिए परमिशन लेना पड़ता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कि किस तरीके का अल्कोहल हम यूज कर सकते हैं, किस तरीके का अल्कोहल हम यूज नहीं कर सकते। इसके बाद में सेल, जनरली जो फार्मा जो रिटेल फार्मेसी का बिजनेस है, होलसेल फार्मेसी का बिजनेस है, ये डिफरेंट होता है अदर बिजनेसेस से, क्योंकि इन जो भी हमारी मेडिसिन होती है उनको सेल करने के लिए जनरली हमें जरूरत होती है फॉर्म की और लाइसेंस की। बिना फॉर्म और बिना लाइसेंस के हम जो है हमारी मेडिसिन को सेल नहीं कर सकते। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और रूल्स रेगुलेशन बनाया है कि अगर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ही केवल प्रैक्टिस कर सकता है, और एक लाइसेंस में केवल एक ही मेडिकल स्टोर चला सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि एक लाइसेंस में दो तीन मेडिकल स्टोर खोल लेते हैं, जिसके कारण कि उन लोगों को प्रॉब्लम होती है। इंपोर्ट क्या होता है? इंपोर्ट का मतलब होता है कि जो भी मेडिसिन हम बना रहे हैं, जनरली उसको उसके प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, या हम बाहर से चीज़ों को बुलाते हैं जो हमारे यहाँ पर इंडिया में अवेलेबल नहीं है। हम रॉ मटेरियल बाहर से परचेज करते हैं और फिर यहाँ से उसको बना करके फिर उसको एक्सपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट ऑफ ड्रग के लिए जनरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की कुछ प्रोविजंस हैं। जैसे कि क्लासेस ऑफ ड्रग प्रोहिबिटेड टू इम्पोर्टेड, इन क्लास की ड्रग को हम इंपोर्ट नहीं कर सकते, ये प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड का मतलब है बैन है ना, हम इसको नहीं बुला सकते। तो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C एंड C1। अभी नेक्स्ट पीपीटी में हम जाएंगे तो शेड्यूल पूरा डिस्क्राइब करेंगे। C एंड C1 इज अ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, लिस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, जो कि हम बिना परमिशन के नहीं बुला सकते, जिसके लिए गवर्नमेंट ने इंपोर्ट करने के लिए कुछ प्रोविजन बना करके रखा हुआ है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए। स्पेसिफाइड इन शेड्यूल X। शेड्यूल X जनरली नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक एक्ट वाली ड्रग है, जिसके प्रोविजन और इंपोर्ट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन लगा करके रखा है। बिना परमिशन के हम इसको इंपोर्ट नहीं कर सकते, और इसके लिए बहुत सारे फॉर्म नंबर की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे एप्लीकेशन वगैरह फिल करने पड़ते हैं, और गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है, तब हम इसका इंपोर्ट करवा सकते हैं। स्पेसिफाइड इन शेड्यूल X एंड इंपोर्ट ऑफ टेस्ट एनालिसिस। अगर कोई भी ड्रग अब्रॉड से अगर हम टेस्ट करने के लिए अगर बुला रहे हैं तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ प्रोविजन बना करके रखा है जो कि प्रोहिबिटेड है। इंपोर्ट फॉर पर्सनल यूज, अगर आप अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ मेडिसिन बुलवाना चाह रहे हैं तो इसके लिए भी गवर्नमेंट से हमें परमिशन लेना पड़ता है। कुछ न्यू ड्रग होती है जो कि हमारे इंडिया में बैन है या जिसे परमिशन नहीं है यूज करने के लिए, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ प्रोविजन बना के रखे हुए हैं। और एग्जेम्प्टेड फॉर प्रोविजन ऑफ इंपोर्ट, एग्जेम्प्टेड का मतलब होता है कुछ छूट वाली दवाइयाँ होती है जो केवल एब्रोड में होती है, लेकिन हमारे इंडिया के लिए एप्लीकेबल नहीं होती। इसके लिए बहुत सारे फाइन्स एंड पेनल्टी भी होती है। इसके बाद में है क्लासेस ऑफ, ये तो हो गया प्रोहिबिटेड वाला। मैन्युफैक्चरिंग, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन,
मिसब्रांडेड ड्रग के लिए प्रोहिबिटेड करके रखा है। इंपोर्ट ऑफ बायोलॉजिकल ड्रग की कैटेगरी में आते हैं एंटीबायोटिक्स, सीरा, वैक्सीन, ये सारे जो हैं ये शेड्यूल सी में आते हैं, और ये सब जो है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हैं। क्योंकि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए हमें टेम्परेचर की जरूरत होती है, और इसको मेंटेन करने के लिए पर्टिकुलर हमें बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है। लेबलिंग और पैकेजिंग, हर ड्रग की अलग अलग लेबलिंग होती है, हर अलग अलग पैकेजिंग होती है, जिसके हिसाब से हम उसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और फिर बाद में उसको लेबलिंग करते हैं। अगर टेबलेट की बात करें तो हम ब्लिस्टर पैकिंग, एलू एलू पैकिंग, है ना, इसमें ड्रग टेबलेट को पैक करते हैं। इमल्सन, सस्पेंशन, ऑइलमेंट, जेली के केस में हम अलग कंटेनर, बायल यूज करते हैं। और इंजेक्टेबल के केस में हम जो है सिंगल डोज, मल्टीपल डोज, कंटेनर, वायल्स ये यूज करवाते हैं। तो एक लेबलिंग और पैकेजिंग, इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि लेबलिंग में वो सारी चीजें इंक्लूडेड होती है जो हमारे प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट की लिस्ट है, कब एक्सपायर होगी, कब उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, कैसे हमें उसे यूज करना है, किस टेम्परेचर में हमें उसे रखना है, ये सारा लेबलिंग एंड पैकेजिंग में हम उसको शो करते हैं। इसीलिए लेबलिंग और पैकेजिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट जो स्पेसिफाइड होता है हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग, और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग ही हम लेबलिंग और पैकेजिंग करते हैं। अब आ जाते हैं हम शेड्यूल में। शेड्यूल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, क्योंकि जब ये शेड्यूल जो है एक लिस्ट है, समराइज फॉर्म में है, जो कि हमें ये बताता है कि किस कैटेगरी की ड्रग को हम किस तरीके से सेग्रीगेट कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, और हम कैसे इसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल हमारे पास में A to Y तक शेड्यूल है, जो कि कैटेगराइज किया गया है अलग अलग तरीके से। सबसे पहले है इसमें से जो शेड्यूल बनाए गए हैं एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, जिसमें से हमारे 4 शेड्यूल डिलीटेड हैं, E, I, L और Z। ये 4 शेड्यूल हमारे जो है डिलीटेड हैं, जो कि इस लिस्ट में हमें नहीं मिलते, क्योंकि 1982 में 1982 में इन चारों एक्ट को हटा करके एक नया एक्ट बना दिया गया था, जो था शेड्यूल एक्स। शेड्यूल एक्स एक्चुअल में ऐसा एक्ट है जिसके अंडर में प्रोहिबिशन वाली और सर्टेन प्रोविजन वाली ड्रग है, जिसमें कि नार्कोटिक साइकोट्रॉपिक एक्ट, पॉइजनस सब्सटेंसेस, टॉक्सिक इफेक्ट वाली ड्रग को इंक्लूडेड किया गया है शेड्यूल एक्स में। तो EILZ इन चारों शेड्यूल को डिलीट करके और 1982 में बनाया गया था शेड्यूल एक्स। तो हम स्टार्ट करते हैं शेड्यूल ए से। शेड्यूल ए एक एप्लीकेशन और फॉर्म होता है जिसके थ्रू हम एप्लीकेशन कर सकते हैं इशू और रिन्यूअल के लिए। शेड्यूल बी होता है रेट फॉर फी टेस्ट एनालिसिस, जो कि सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी और गवर्नमेंट एनालिस्ट को हम कितनी फीस देना है हमारे प्रोडक्ट को टेस्ट करवाने के लिए, उसको इसमें इंक्लूडेड किया गया है। शेड्यूल सी बायोलॉजिकल और स्पेशल प्रोडक्ट के लिए होता है, स्पेशल फॉर इंजेक्टेबल। शेड्यूल C1 होता है लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट नॉन पेरेंटरल। शेड्यूल डी लिस्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजन ऑफ इंपोर्ट, ऐसा प्रोडक्ट जिसके लिए गवर्नमेंट ने छूट दे करके रखा है, शेड्यूल डी में आता है। ई को डिलीट कर दिया था। शेड्यूल E1 लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस अंडर आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी। एफ जनरली 5 टाइप के हैं। शेड्यूल F था प्रोविजन एंड एप्लीकेशन टू ओपन ब्लड बैंक। शेड्यूल F1 था स्पेशल प्रोविजन एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट, जिसमें आते हैं हमारे लिविंग एनिमल से रिलेटेड और डायग्नोस्टिक एजेंट। ठीक है। F2 स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए था। स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग मतलब जो भी हम सर्जरी के लिए और ड्रेसिंग के लिए मटेरियल यूज करते हैं, उसकी एक पूरी लिस्ट बनी हुई है, जो कि शेड्यूल F2 में जाता है। जैसे हम अलग अलग सूचर्स, लिगेचर्स, है ना, और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, है ना। तो जैसे कोई हार्ट पेशेंट है, अगर उसके लिए हमें स्टंट यूज करवाना है, और अगर किसी का हार्निया का ऑपरेशन होना है, किसी का ओपन हार्ट सर्जरी होना है, तो उसके लिए सर्जिकल मटेरियल, स्टैंडर्ड और ड्रेसिंग मटेरियल यूज किया जाता है, जिसकी एक पर्टिकुलर लिस्ट दी गई है, जो कि शेड्यूल F2 में आती है। शेड्यूल F3 अम्बिलिकल टेप के लिए है। अम्बिलिकल टेप जो कि हम सर्जरी के बाद में यूज करते हैं, और जो कि हमारी स्किन और हमारी जो हमारी जो डर्मल है, उसकी पीएच के अकॉर्डिंग और हमारी बॉडी के इक्विवेलेंट
जो एक स्टैंडर्ड टेप यूज किया जाता है उसकी लिस्ट से F3 में दी गई है। शेड्यूल FF जितने भी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन हम यूज करते हैं, चाहे वो आई ड्रॉप हो, आई ऑइंटमेंट हो, और आई से रिलेटेड जितने भी, क्योंकि ये सब एक स्टेरिलाइज फॉर्म में होते हैं। शेड्यूल जी, शेड्यूल जी में हम अंडर सुपरविजन ऑफ द RMP, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की गाइडेंस में हम जो मेडिसिन यूज करते हैं उसकी लिस्ट शेड्यूल जी में दी गई है। शेड्यूल एच में लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, ऐसी ड्रग जो कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है इन केस ऑफ IP पेशेंट और OPD पेशेंट। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ऑब्जर्वेशन करता है, हमारी हिस्ट्री चेक करता है, उसके बाद में वो हमें दवाई लिख के देता है कि दिस मेडिसिन इज कन्वीनियंट यूज फॉर द हेल्थ। आपकी पूरी हिस्ट्री को फाइंड आउट करता है, जेनेटिक डिसऑर्डर को, आपकी एलर्जिक कंडीशन को, सारी चीजों को देखने के बाद में फिर वो उस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करता है, जो कि शेड्यूल एच में आती है। बिना प्रिस्क्रिप्शन वाली ड्रग हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में साफ साफ लिखा गया है कि जो भी ड्रग और जो भी मेडिसिन आप यूज करते हैं वो बिना डॉक्टर के और बिना RMP के कंसर्न के हमें नहीं लेना है। सेल्फ मेडिकेशन हमें अवॉइड करना है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट होता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का। इसीलिए शेड्यूल एच जो है वो उसमें आता है हमारा प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ड्रग, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में इसके बाद में है हमारा शेड्यूल जे। शेड्यूल जे जो है जिसमें कि एक लिस्ट दी गई है कितनी इनक्यूरेबल डिसीजेस है, जैसे कैंसर है, ट्यूबरक्लोसिस है, ये सारी डिसीजेज जो है ये इनक्यूरेबल डिसीजेस है, जिसकी एक लिस्ट दी गई है, जो कि ऐसी डिसीज जो क्लेम करती है क्योर करने के लिए। ठीक है, शेड्यूल जे में है। शेड्यूल के लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड सर्टेन प्रोविजन वाली ड्रग। M GMP, M1 होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए है, M2 कॉस्मेटिक के लिए है, M3 मेडिकल डिवाइस के लिए है। शेड्यूल N जो है फार्मेसी को रन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, शेड्यूल N उसके लिए बनाया गया है। शेड्यूल O स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्रूट्स। फिर इंपोर्ट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट C7 एंड X में है। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा हमारा शेड्यूल बाय तक है। बाय में है रिक्वायरमेंट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। तो इस तरीके से हम इसको शेड्यूल को पूरा पढ़ सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, एडवाइजरी कमिटी। एडवाइजरी कमिटी एक्चुअल में जो होती है वो फार्मास्यूटिकल ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एडवाइजरी बोर्ड का, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है DTAB का। DTAB में आ जाते हैं हमारे एक्स ऑफिशियो मेंबर। एक्स ऑफिशियो मेंबर में है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ, जो कि चेयरमैन होता है। डायरेक्टर ऑफ ड्रग एंड टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का, DTAB का फुल फॉर्म होता है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। ऐसा बोर्ड जो कि एडवाइस करता है हमारी ड्रग और टेक्निकल कंडीशंस के लिए। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया होते हैं इनके मेंबर। डायरेक्टर डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी जो कोलकाता में है, जिसको हम बोलते हैं CD CDL, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, कोलकाता में है। डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली में है। इसके बाद में डायरेक्टर ऑफ इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि इजाद नगर में है, जहां पर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट और एंटीबायोटिक्स, सीरम, ये सारी चीजें टेस्ट होती है। प्रेसिडेंट ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, MCI का एक प्रेसिडेंट होता है। जिस तरीके से हमारी PCI होती है ना, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया फार्मेसी को रन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, इसी तरीके से मेडिकल कोर्स MBBS BDS इनको रन करने के लिए जो है MCI की जरूरत होती है, जिसको बोलते हैं हम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। इनके एक प्रेसिडेंट भी इसमें ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर होते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, हमारे PCI का भी एक मेंबर होता है, प्रेसिडेंट होता है जो, है ना। जैसे अभी हमारे यहाँ पर PCI के रिसेंटली प्रेसिडेंट है डॉक्टर मोंटू कुमार पटेल। मोंटू पटेल जी जो है वो हमारे अभी प्रेसिडेंट है। तो जो है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर भी PCI का एक मेंबर होता है। डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में है। तो हमने आपसे 4 पॉइंट डिस्कस किया था इसके पहले। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर जनरली जितनी भी गवर्नमेंट एनालिस्ट जहां पर वर्कआउट करते हैं, जो भी हमारी गवर्नमेंट की टेस्टिंग लेबोरेटरी है, जैसे कोलकाता में है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, इजात नगर में है वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट,
कसौली में है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ में है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये हमारी 4 लेबोरेटरी और एक पीसीआई का मेंबर, एक एमसीआई का मेंबर, एक डायरेक्टर ऑफ हेल्थ और एक कंट्रोलर ऑफ इंडिया, इस तरीके से हमारे पास में टोटल 8 मेंबर होते हैं जो कि डीटीएवी के एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर होते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कमिटी होती है जो कि डिसीजन लेने के लिए और ड्रग और टेक्निकल के लिए हमें एडवाइस करते हैं टाइम टू टाइम। इसके बाद में नॉमिनेटेड इलेक्टेड भी मेंबर भी होते हैं जो कि काउंसिल के द्वारा लिए जाते हैं। जनरली फंक्शन होता है इनका एडवाइस करने का, मॉडिफाइड और अमेंडमेंट। अगर इन लोगों के पास में ये अधिकार होता है कि अगर कोई भी चीज को मॉडिफाई करना है, हटाना है, बैन करना है, तो ये अपने तरीके से डिसीजन को ले सकते हैं। फिर इसके बाद में डीसीसी होती है, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट वाला टॉपिक है जो कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में जब भी किसी तरीके का अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम इन पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हैं। अगर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो जनरली हम उसमें सबसे पहले ड्रग ड्रग की डेफिनेशन देंगे, फिर कॉस्मेटिक की डेफिनेशन देंगे, फिर उसके बाद में हम शेड्यूल लिखेंगे, फिर उसके बाद में हम कमिटी बताएंगे डीटीएबी। टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड कितने होते हैं? तो एक होता है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, एक होता है ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी जिसको डीसीसी बोलते हैं। इनमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये बनाई जाती है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जनरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए जनरली ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जो एक क्वालिटी ड्रग को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए और प्रोसीड करने के लिए जनरली इसका काम होता है। इसके बाद में ये हमारा कंप्लीट हो जाता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, जिसमें कि और भी बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें कि पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर आता है, शेड्यूल के बारे में पूरा है, लाइसेंस के बारे में है, फॉर्म नंबर है, कितने तरीके के फॉर्म होते हैं, लोन लाइसेंस क्या होता है ना। इसमें जैसे लोन लाइसेंस के लिए जनरली फॉर्म नंबर 25 to 28 यूज किया जाता है। रिटेल ड्रग स्टोर के लिए फॉर्म नंबर 20 एंड 21 यूज किया जाता है। होलसेल फार्मेसी ओपन करने के लिए फॉर्म नंबर 22 यूज किया जाता है। तो फॉर्म नंबर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें पढ़ने के लिए। जनरली ऑफेंस एंड पेनाल्टीज की अगर हम बात करें तो अगर हम गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं तो हमारे ऊपर कुछ ऑफेंस और कुछ उस पेनाल्टीज वगैरह लगती है, जिस जो ये यहाँ पर दिया गया है। पेनाल्टी में जनरली 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का फाइन लग सकता है और 1 से 3 साल तक की सजा भी हो सकती है अगर हम गवर्नमेंट की पॉलिसी को फुलफिल नहीं करते हैं तो। इसके बाद में ये बहुत सारे फॉर्म्स नंबर वगैरह इसमें दिए गए हैं शेड्यूल्स के बारे में। फिर हमारा जो ये यहाँ पर हमारा जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट यहाँ पर हमारा बाइंड अप हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं जनरली ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, ड्रग आर द आर्टिकल और ड्रग आर द सब्सटेंस और द केमिकल विच आर यूज्ड फॉर टू क्योर, ऑब्जर्व, मिटिगेट, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ द डिसीज। ड्रग एक ऐसा आर्टिकल है जो कि डिसीज को क्योर करने के लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए, उसको क्योर करने के लिए और उसको पूरे तरीके से खत्म करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन हमारे इंडिया में आज भी माइक्रो एरिया में जहां पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है वहां पर भी झोला छाप डॉक्टर और तांत्रिक तंत्र मंत्र विद्या के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है, जो कि हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1954 के अकॉर्डिंग बैन है। ये इस तरीके की एक्टिविटी हमारी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंडर में नहीं की जाती, क्योंकि गवर्नमेंट का मानना है कि कोई भी बीमारी, कोई भी डिसीज दवाइयों से ठीक होती है, ना कि झाड़ फूक से। क्योंकि अगर किसी को कोई इनक्यूरेबल डिसीज है या कोई ऐसी बीमारी है जो कि दवाई से ठीक नहीं हो रही है, या उस वो लंबे समय से चली आ रही है, या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो वो केवल और केवल मेडिसिन से ही ठीक हो सकती है। लेकिन माइक्रो एरिया में, रूरल एरिया में जहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, वहां पर तंत्र मंत्र जादू विद्या की मदद से ट्रीटमेंट किया जाता है। कुछ लोग होते हैं जो कि एक भ्रांति पालते हैं
कि हम जो है गले में ताबीज, तंत्र मंत्र और बहुत सारी चीजों से अगर हम इलाज करते हैं तो शायद हम ठीक हो जाते हैं। तो एक्चुअल ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, सॉरी, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट बनाने के पीछे मेन मेन वजह है कि जितनी भी जो हमारी ड्रग यूज की जा रही है, जितनी भी हमारे जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट में जो भी तंत्र मंत्र, जादू विद्या, कवच, तलिस्मान, इनकी हेल्प से जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है उसे हमें रोकना है। इसके बाद में कुछ प्रोहिबिटेड ऑफ एडवर्टाइजमेंट होते हैं। बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट ऐसी होती है जो कि फॉल्स क्लेम करती है टू क्योर द डिसीज, इनक्यूरेबल डिसीज को क्योर करने के लिए दावा करती है, जिसे जिसे ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट की हेल्प से हमें रोकना है। बहुत सारे पेपरों में बहुत सारे अलग अलग तरीके की डिसीज को क्योर करने के लिए बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट वगैरह आते हैं जो फॉल्स क्लेम करते हैं। टीवियों में भी बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट आती है जो कि हमें ये बताती है कि हम जो है इस ड्रग को लेने से हमारे सिर का दर्द ठीक हो जाएगा, इस ड्रग को लेने से हमारी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। बहुत सारे अलग अलग तरीके की एडवर्टाइजमेंट टीवियों में आती है जो हमें सेल्फ मेडिकेशन लेने के लिए मजबूर करती है। तो गवर्नमेंट ने ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के अंदर में एक नॉर्म्स बनाया जिसको हमने नाम दिया है प्रोहिबिटेड ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ऐसी एडवर्टाइजमेंट जो कि अगर फॉल्स क्लेम करती है किसी भी मेडिसिन को इंटेक करने के लिए, हम उसे रोक सकते हैं। इसके बाद में बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट आती हैं जो कि स्टेरॉइड वगैरह, स्टेरॉइडल ड्रग को का ओपनली जो है एडवर्टाइज करती है, जो हमारी बॉडी के लिए एक्चुअल में बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है। फिर हम बहुत सारे अलग अलग जो है जादू विद्या, तंत्र मंत्र के थ्रू हम अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं जो कि नॉर्म्स के खिलाफ है। तो इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए 1954 में एक एक्ट बनाया गया जिसका नाम था ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, पेनल्टीज हैं, फाइन है। अगर कोई ऐसी प्रैक्टिस करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको 6 महीने की सजा है और 10,000 से 1 लाख रुपए तक का उसमें फाइन है। आगे की जो है क्रुएल्टी ऑफ एनिमल एक्ट। क्रुएल्टी ऑफ एनिमल एक्ट का मतलब है कि किसी भी एनिमल के साथ में हम ज्यादती नहीं कर सकते, एज पर द सीपीसीएसई गाइडलाइन। एज पर द सीपीसीएसई गाइडलाइन और क्रुएल्टी ऑफ एनिमल एक्ट 1960, किसी भी एनिमल के साथ में हम ज्यादती नहीं कर सकते। जो भी, क्योंकि हमारा जो फार्मेसी प्रोफेशन है, हम इसमें जनरली मेडिसिन को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और मेडिसिन को मैन्युफैक्चरिंग करने के साथ साथ जो भी हमारी मेडिसिन होती है उसको उसकी पोटेंसी, उसका थेराप्यूटिक रिस्पांस और उसका फार्मास्यूटिकल रिस्पांस को फाइंड आउट करने के लिए हम अलग अलग तरीके से उसको टेस्ट करते हैं, प्री क्लिनिकल ट्रायल करवाते हैं जो कि एनिमल में होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एज पर द क्रुएल्टी ऑफ एनिमल एक्ट 1960, गवर्नमेंट ने एनिमल के ट्रायल पे बैन लगाया है क्योंकि उनको भी जीने का अधिकार है। और इसके लिए एक एक कमिटी बनाई गई है जिसका नाम है CPCACA, कमिटी फॉर कंट्रोल एक्सपेरिमेंट कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल। इस एक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट ये है कि जो भी क्लिनिकल ट्रायल के लिए और प्री क्लिनिकल ट्रायल के लिए हम एनिमल यूज कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने उसमें बैन लगाया है। क्योंकि बिना परमिशन के हम किसी भी एनिमल के साथ में क्रुएल्टी नहीं कर सकते, चाहे वो डॉग हो, गुनिया पिग हो, माइस हो, रैबिट हो या फिर कोई और अदर एनिमल। तो एज पर द क्रुएल्टी ऑफ एनिमल एक्ट हम किसी भी एनिमल पे हम ओपनली प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। अगर हम इस तरीके से एनिमल ट्रायल करते हुए पकड़ा जाते हैं तो हमारे ऊपर पेनाल्टीज और बहुत सारे हमारे ऊपर फाइन, पेनाल्टीज और अलग अलग तरीके से हमारे ऊपर केसेस हो सकते हैं। तो ये कुछ एनिमल टेस्ट वगैरह होते हैं जो कि हम जनरली एनिमल पर ट्रायल करवाते हैं। हमारा अगला टॉपिक था नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक एक्ट 1985। 1985 में नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक एक्ट पास किया गया था जो कि स्पेशली बनाया गया था चरस, गांजा, अफीम और ब्राउन शुगर और जो भी
ऐसे प्रोडक्ट जो कि हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक होते हैं, जो कि एडिक्शन जनरेट करते हैं, और जो हमारे साइकोलॉजी को डिस्टर्ब करते हैं, हेलुसिनेशन प्रोवाइड करते हैं, और हमारी मेमोरी को लॉस करते हैं। ये बहुत खतरनाक मटेरियल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि अगर हम इसका कंटिन्यूटी में उपयोग करते हैं तो ये हमारी बॉडी, ये हमें एडिक्शन जनरेट करवाता है, और एडिक्शन जनरेट करवाने के साथ साथ हमारी बॉडी को एबनॉर्मल बनाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1985 में नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक एक्ट बनाया, जिसके लिए सबसे मेन ऑब्जेक्टिव था जो भी ओपियम से रिलेटेड मेडिसिन और ओपियम से रिलेटेड ड्रग मार्केट में यूज किए जा रहे हैं, जो कि जिनका मेन पर्पस था केवल और केवल क्यूरेटिव पर्पस के लिए और थेराप्यूटिक पर्पस के लिए, जो ओपाइड ड्रग यूज की जा रही थी, बट उनका मिसयूज होने लगा है मार्केट में। कि जैसे कुछ ओपाइड ड्रग होती है जो कि विसरल पेन के लिए, बहुत तेज दर्द अगर हो रहा है उसको यूज करवाने के लिए, कुछ ओपाइड एनाल्जेसिक, कुछ ओपाइड ड्रग होती है जो कि एंटीटसिव एक्सपेक्टोरेंट कैटेगरी की होती है। तो एक्चुअल ये मार्केट में थेराप्यूटिक और डिसीज को ठीक करने के लिए यूज किया जा रहा है, लेकिन इसका उपयोग लोग बाग सीएनएस को डिप्रेस करने के लिए और यूफोर्बिक इफेक्ट जनरेट करने के लिए यूज करने लगे हैं। क्योंकि अगर जो ओपाइड एनाल्जेसिक होती है वो जनरली क्या करती है, जो हमारे नर्व से जो सिग्नल आते हैं वो उनको ट्रांसमिट, उनको डाइवर्ट कर देती है, जिससे हमें पेन फील नहीं होता। हेलोसिनेशन जनरेट कर देता है, यूफोर्बिक इफेक्ट जनरेट कर देता है, जिसके कारण इसका मिसयूज हो रहा है, और लोग बाग इसको थेराप्यूटिक पर्पस के तरीके से यूज ना करके इसको एस ऐसा नशे के रूप में उपयोग करने लगे हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने नार्कोटिक साइकोट्रॉपिक एक्ट 1985 बनाया, जिसमें कि जितनी भी सीएनएस को डिप्रेस करने वाले मटेरियल हैं, चाहे वो चरस हो, गांजा हो, अफीम हो, ब्राउन शुगर हो, इन सारी चीजों को गवर्नमेंट ने बैन करके रखा है। और इनका कल्टीवेशन और कलेक्शन करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है नारकोटिक इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया है, जिनके सुपरविजन में हम उसको कल्टीवेशन और कलेक्शन करते हैं। इसके बाद में है मेन जो सबसे पहले हमारा एक्ट कब आया था। तो सबसे पहले इस एक्ट की शुरुआत हुई थी 1857 में, जिसका नाम था ओपियम एक्ट। क्योंकि ओपियम, चरस, गांजा, ब्राउन शुगर, अफीम वगैरह जितने भी हैं, ये सब ओपाइड मेडिसिन है, जिसकी कैटेगरी है पेपेवर सोमनीफेरम सोलेनेसी कैटेगरी की ये ड्रग है। ये सारी जो है ये हमारे सीएनएस के लिए यूज किए जाते हैं, इसलिए इसको साइकोट्रॉपिक नाम दिया गया है। इसके बाद में यहाँ पर हम अलग अलग तरीके की कैटेगरी देखें, कोकेन, चरस, गांजा, ओपियम, इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, और फिर हम इसको यूज करते हैं ऐसा मेडिसिन के पर्पस के लिए। तो इनके कल्टीवेशन और कलेक्शन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नार्कोटिक कमिश्नर और रजिस्टर्ड फार्मर को इनके लिए अपॉइंट किया है, ताकि हम इसको अंडर द गाइडेंस ऑफ नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक के अंडर में प्रॉपरली इसको यूज करवा सकें। तो ये कुछ हमारी नार्कोटिक ड्रग्स हैं जो कि हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद में है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीपीसीओ, ड्रग एंड प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, जो कि 1995 में आया था। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर को बनाने के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट वजह है कि हमारे जो फार्मेसी में जो भी मेडिसिन यूज कर रहे हैं, उसकी वो एक वैल्यूएबल कॉस्ट होना चाहिए जो वास्तव में उसमें उसके लिए यूज की गई है। क्योंकि मेडिसिन में क्या होता है कि आपने देखा होगा बहुत सारी स्ट्रिप्स में अलग अलग डेट डली होती है और अलग अलग प्राइस डले होते हैं। एक्चुअल उसकी वैल्यू होती है कम, लेकिन उसकी कॉस्ट होती है ज्यादा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1995 बनाया, क्योंकि जो जो भी मेडिसिन हम यूज कर रहे हैं वो एफोर्डेबल हो, जिसको सभी लोग यूज कर सकें, गरीब भी और अमीर भी। जिसके पास में जो जिसको एक्चुअल में जरूरत है और वो परचेस करके नई मेडिसिन को खा पा रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, डीपीसीओ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1995 बनाया, जो कि हेल्प करती है ड्रग को यूज करवाने के लिए, कि एक
वैल्यूएबल कॉस्ट जो वास्तव में उसमें लगी है, हम उसके थ्रू उसको, उसकी कॉस्टिंग को हम डिफाइन कर सके। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक फॉर्मूला दिया है। उसका फॉर्मूला है आरपी इज इक्वल टू एमसी प्लस सीसी प्लस पीएम प्लस पीसी। यहाँ पर आरपी का फुल